Jai Hind everyone, and once again I welcome you in your class of economics. So we were studying the chapter 1, which is what is economics. Okay, what is economics? बेसिकली जो मैंने पिछले 2 वीडियोस में आपको बताया है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और उस डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हमारे डेफिनेशन में आए थे, एज इफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन आपका इकोनॉमिक गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक गुड्स. तो ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अटेंड की हैं, ठीक. और कल मैंने आपसे कहा था दैट टुडे वी विल स्टार्ट विद अवर टॉपिक ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन वेरियस बेसिस. हाँ, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे क्या बेसिस होने थे, यानी क्या किन बेसिस पर हम डेफिनेशन अलग अलग दे सकते हैं. देखो 9th और 10th क्लासेस में आपने एक बहुत आसान सी डेफिनेशन पढ़ी होगी, दैट इज़ इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच और इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ वेल्थ. बहुत आसान से वर्ड्स में आपको डेफिनेशन आपके इकोनॉमिक्स टीचर ने बताई होगी प्रीवियस क्लासेस में कि इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ. मीन्स इकोनॉमिक्स, जब भी हम इको की बात कर रहे हैं, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या है वो स्टडी जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज कम है, या फिर कह लो जहाँ हम रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी और पैसे की बात कर रहे हैं, वेल्थ की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो हमारी क्या है, इकोनॉमिक्स है. ओके, now proceeding as yesterday we had studied this one economic activities, जहाँ पर हमने पढ़ा था प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन. ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी. ओके, और इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो में. वंस अगेन अगर नहीं क्लियर हुआ था तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, हियर यू कैन स्टडी इट. कंजम्पशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि वो गुड्स और सर्विसेज के डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन को अटेन करने से लिए हुए है, ठीक है. किसी भी प्रोडक्ट का जो कस्टमर है वही उसका कंज्यूमर हो, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने एग्जांपल के तौर पर दिया था, ठीक. इसके अलावा फर्स्ट एक्टिविटी जो हमारी प्रोडक्शन थी वो क्या थी, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद इंक्रीजिंग द यूटिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी हमारे एग्जिस्टिंग गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी यूटिलिटी अगर हम बढ़ा दे रहे हैं, उनमें कुछ चेंज करके, उन सामानों में या उन सर्विसेज में कुछ चेंज करके उनकी यूटिलिटी हम बढ़ा दे रहे हैं, तो ये जो यूटिलिटी इंक्रीजिंग का जो प्रोसीजर है, जिस भी मेथड से हमने उस यूटिलिटी को इंक्रीज़ किया, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूमर गुड्स के से रिलेटेड है. यहाँ पर हर एक चीज़ के कंजम्पशन प्रोडक्शन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं. जबकि इसी से रिलेटेड अगली जो एक्टिविटी आ रही है आपकी इन्वेस्टमेंट, ये वो एक्टिविटी है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है. तो आप ये कह सकते हो कि सिमिलर टू प्रोडक्शन है, फिर अलग क्यों है. कल भी बताया था मैंने, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ हम उन्हीं गुड्स या सर्विसेज को इंक्लूड कर रहे हैं, या उन्हीं गुड्स को इंक्लूड कर रहे हैं जिन गुड्स के परचेजिंग के बाद, जिन गुड्स को ख़रीदने के बाद हमें उसे लंबे टाइम तक यूज़ करना है. और क्यों यूज़ करना है, ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें. एक लंबे टाइम तक यूज़ करने के लिए, फॉर एग्जांपल इफ़ योर फादर इज़ परचेजिंग अ रेफ्रिजरेटर, आपके पिताजी एक फ्रिज खरीद कर घर पर ला रहे हैं फॉर डोमेस्टिक यूज़, हाँ, तो वो उनका कैपिटल गुड नहीं होगा, वो उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उस रेफ्रिजरेटर को वो डोमेस्टिक डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए ले रहे हैं, यहाँ कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उन गुड्स को हम कैपिटल गुड्स में नहीं ले सकते, इन्वेस्टमेंट में नहीं ले सकते, क्योंकि उन गुड्स के यूटिलाइजेशन से हमें आगे कोई प्रॉफिट अर्न होने वाला नहीं है. इसी एग्जाम्पल को और आगे मॉडिफाई कर लो. आपके फादर की फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप है और वो एक फ्रिज खरीद रहे हैं अपनी शॉप के लिए, ताकि उनकी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल जो है वो ठंडी हो सके. तो अब वही फ्रिज जो है वो उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फिर कह लो कैपिटल गुड्स के तौर पर आएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो फ्रिज जो है वो इस मोटिव के साथ ख़रीदा गया है कि उसके थ्रू वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे. तो ये क्या हुआ, उनका इन्वेस्टमेंट हुआ. नेक्स्ट आ गया एक्सचेंज. एक्सचेंज वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कंसर्न है सेल और परचेज, कमोडिटी के सेल और परचेजेस के साथ में, ठीक है. सामान को आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो, लेकिन ये खरीदना और बेचना जो है वो क्यों होना चाहिए,
यहाँ पर कंजम्पशन के लिए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए रीसेलिंग करना है हमें ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके, तब वो क्या कहलाएगा, एक्सचेंज कहलाएगा। प्रोडक्ट प्राइसिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्यों? विच रिलेट्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ मार्केट, है ना। जितने लोग जैसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, ये जो परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली वगैरह टर्म्स ये जो आ रही हैं, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन अवर सेकेंड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स हैं उनमें किसी भी सामान का प्राइस किस हिसाब से डिसाइड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अपने मन चाहे हिसाब से रख सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करता है वेरियस कंडीशंस पर और किस मार्केट में वो कहाँ सामान किस कंडीशन में बिकने जा रहा है, उसके कस्टमर कैसे हैं, ये सारे फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। लेकिन मतलब ये जो प्रोसेस है रीसेलिंग का, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। Now distribution is that economic activity which deals with determination of price of factors of production, है ना। हम पढ़े थे कि 9th में पढ़े थे, हम 10th में पढ़े थे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। मैंने आपसे पूछा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, और आप लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम विच डील्स विद स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम ही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं वो, है ना। तो अब ये स्कैरसिटी, जो ये रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, जब उसको हम एक ही रिसोर्स को मल्टीपल यूज़ में लगा सकते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें नहीं, हमें यही काम करना है, दूसरे काम नहीं करने हैं। हम डिसाइड कैसे करते हैं? हम प्रायोरिटी देखते हैं, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कहाँ पर हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल जाएगा उस रिसोर्स को लगा के। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर उस रिसोर्स को लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये कह लो कि एक कस्टमर के तौर पर आप खरीदने जा रहे हो सामान और आपके पास है 100 रुपीज़, तो विल यू बाय एवरीथिंग बिना कुछ सोचे समझे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके रिसोर्स, जो खरीदने का जो साधन है यानी पैसा, वो आपके पास क्या है, लिमिटेड है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, प्रायोरिटी बेसिस पर काम करोगे, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको आप पहले खरीदोगे, उसके बाद पैसा बच रहा है तो उसके बाद में हम वो कमोडिटी खरीदेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी हमें कहाँ मिल रही है, हम वहाँ अपना रिसोर्स लगाएंगे। इसी चीज़ को प्रोड्यूसर के हिसाब से देख लीजिए कि जहाँ उसको ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आएगा वो उस काम में अपने रिसोर्सेज को लगाएगा। तो अब ये प्रॉफिट कैसे, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट बोलते हैं इसको। इन टर्म्स ऑफ पेमेंट आपको कैसा मिल रहा है, ये जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी चीज़, कोई भी सर्विस हो या गुड्स हो, उनके प्रोडक्शन में जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सबको पता है आप लोगों को, जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये चारों मिलकर अगर कोई गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ऑब्वियस ये चारों बदले में जब उससे इनकम जनरेट हो जाएगी, हमने उस सामान को बेच दिया, इनकम आ गई। अब इसके बाद इन चारों को एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई हमें भी वापस में कुछ मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलता है? लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और लास्ट वन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है। एंटरप्रेन्योर को, जो भी बिजनेसमैन है, उसको क्या मिलता है? ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद जो बचा वो सारा प्रॉफिट उसका। क्यों? क्योंकि वही रिस्क ले रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ, टोटल इनकम को हमने इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये तो था हमारा कल का रिविजन पार्ट। अब आ जाइए आप डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। Various definitions of economics have been given by the various famous economists. अलग अलग जो हमारे फेमस प्रोफेसर्स हुए हैं इकोनॉमिक्स के, उन्होंने अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग क्लासिफिकेशन पर इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट डिफाइन किया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यस, यहाँ पर ये दिया हुआ है, वेल्थ डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन दी है एल्फ्रेड मार्शल ने, देन स्कैरसिटी डेफिनेशन लियोनिन रॉबिन्स ने, ग्रोथ डेफिनेशन दी है पॉल ए सैमुअल्सन ने। ठीक है, ये जो चारों डेफिनेशन हैं बहुत एक बेसिस के तौर पर ली जाती हैं, और चारों ये जो इकोनॉमिस्ट हैं ये आपके
फेमस प्रोफेसर्स रहे हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। आप जब ग्रेजुएशन लेवल तक की स्टडीज़ में जाएंगे, ग्रेजुएशन कोर्स में करेंगे, तो इनकी वेरियस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को आप आगे स्टडी करोगे, ठीक। तो कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, क्या है आपका वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन क्या होता है? देखो, वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी या असेट्स, उसके बेसिस पर डेफिनेशन। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, उनकी बुक में उन्होंने लिखा था, ठीक है, क्या लिखा था उन्होंने मेंशन किया था 1976 में, उन्होंने लिखा था बुक में दैट ही गेव एन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ अ कंट्री एंड इट्स ग्रोथ, है ना। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स वो इंक्वायरी है। सो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो एडम स्मिथ ने हमें दी थी, इट इज़ इकोनॉमिक इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ अ कंट्री एंड इट्स ग्रोथ, ठीक है। क्या है ये? वो इंक्वायरी है या ये वो क्वेरी सिस्टम है जहाँ पर हम फैक्टर्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। कौन से फैक्टर्स को डिटरमाइन कर रहे हैं? वो फैक्टर्स जो कि किसी देश के प्रॉपर्टी को, किसी देश के वेल्थ को डिसाइड कर रहे हैं और उस कंट्री की वेल्थ या उस कंट्री की प्रॉपर्टी और ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसका क्रिटिसिज्म भी आया था। एडम स्मिथ्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज क्रिटिसाइज्ड मेनली ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। क्या क्या क्रिटिसिज्म थे इसके? नैरो मीनिंग ऑफ वेल्थ है, यानी वेल्थ का एक ब्रॉड मीनिंग हो सकता है। एक वेल्थ तो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गया। हमारी प्रॉपर्टी को हम सिर्फ फिजिकल एसेट्स में ही नहीं ले सकते, हम मेंटल और आपका जो हेल्थ कह लीजिए, मतलब अदर एस्पेक्ट्स में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिजिकल गुड्स को ही सिर्फ इंक्लूड किया गया, तो नैरो एसेट्स में लिया गया, ठीक। उसके बाद में सेकेंड जो क्रिटिसिज्म था वो था मोर इम्पॉर्टेंस टू वेल्थ। ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो थी वो वेल्थ को दी गई थी, यानी सिर्फ इस डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ बेसिस जो है वो क्या है? वेल्थ, असेट्स। वो वेल्थ भी हमारी वो इमटीरियल नहीं है, सिर्फ मटीरियलिस्टिक वेल्थ जो है। जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास मतलब अगर मेरे पास कार है, अगर मेरे पास अपना घर है, देन आई एम कंसिडर्ड एज अ वेल्दी पर्सन, जो जिसके पास में वेल्थ है, जिसके पास में प्रॉपर्टी है, अगर मेरा अच्छा बैंक बैलेंस है तो। लेकिन डजेंट मैटर्स कि मैं अनपढ़ हूँ या पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है। और इफ़ आई एम नॉट हैविंग ऑल दीज थिंग्स, और अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं एक वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ जो कि अपनी कंट्री के लिए एज अ गुड ह्यूमन रिसोर्स यहाँ की प्रोडक्शन प्रोसेस में सर्विसेज को दे रही हूँ, तो वो क्या हो गया? वो यहाँ इस डेफिनेशन के हिसाब से वेल्थ में काउंट नहीं होगा। जबकि आज आप देखिए इस डेफिनेशन को आप इंडिया के कंसर्न में, आज के कंसर्न में देखिए, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो हम किस में रिच हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज में। और तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज हमारे पास इनफैक्ट उतने हैं ही नहीं। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। और इस डेफिनेशन में उसी को क्या कर दिया गया है? एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तो ये उसका बेसिक क्रिटिसिज्म पॉइंट है। और इसके अलावा अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये आपकी है, हियर इट इज गिवन। मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन। ओके, मैं आपको पीडीएफ में ये शेयर कर दूंगी। मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन क्या होती है? मटीरियल वेलफेयर डेफिनेशन होती है मीन्स अल्फ्रेड मार्शल, ये भी एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी 1890 में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इट वाज द नेम ऑफ हिज बुक। एंड इनकी डेफिनेशन थी, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most intimately
connected with attainment and use of material requisites of well-being. अब जी इनके डेफिनेशन के मेन फीचर्स क्या थे? इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है और ये सारी एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है। कौन सी एक्टिविटीज़ को? जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डन बाय सोशल मैन, रियल मैन, नॉर्मल मैन, ये लोग जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सब हम इकोनॉमिक्स में एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे। दूसरा हो गया वेल्थ इज़ अ मीन्स वाइल इट्स एंड इज़ ह्यूमन वेलफेयर, यानी प्रॉपर्टी जो है वो एक साधन है, असेट्स हमारे जो हैं वो एक साधन है, एक ज़रिया होते हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ ऑल द थिंग्स हमें करना क्या होता है? अल्टीमेटली हमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करना होता है। इकोनॉमी को डेवलप करना, कंट्री को डेवलप करना, ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं? अल्टीमेटली इसीलिए होती है ना कि हम अपने देश में जो सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, उनका भला कर सकें, यानी एट द एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक, उसके बाद थर्ड जो इनका फीचर था डेफिनेशन का वो क्या था? सेंट्रल पॉइंट इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज मेंस मटीरियल वेलफेयर, यानी इकोनॉमिक्स का सेंटर पॉइंट क्या था? जो किसी भी ह्यूमन की जो वेलफेयर मटीरियल है उसका जो मतलब इस डेफिनेशन में, जैसे आपके जो पीछे हमने उनकी पढ़ी थी डेफिनेशन अभी एडम स्मिथ की, इन्होंने डेफिनेशन में सेंटर में वेल्थ को रखा था। बेसिस क्या था? वेल्थ था। यहाँ पर बेसिस क्या है? ह्यूमन वेलफेयर या मेंस वेलफेयर, ठीक है, सिटीजन्स वेलफेयर, ये इनका बेसिस था। आगे आ जाइए स्कैर्सिटी डेफिनेशन पर। स्कैर्सिटी डेफिनेशन जो है वो लॉर्ड रॉबिन्स ने दी थी 1932 में अपनी बुक एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन विच वी हैव ऑल्टरनेट यूजेस, यानी इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, लेकिन उस ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से स्टडी करता है? रिलेशन के तौर पर। किसके साथ रिलेशन? हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के साथ में ह्यूमन बिहेवियर का क्या रिलेशन है? वो रिसोर्सेज जो कि बहुत स्कैर्स हैं, जिनकी बहुत कमी है और जिनके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब इनके 3 बेसिक एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, डेफिनेशन हो सकती हैं। फर्स्ट वन हो गया एंड्स, यानी ह्यूमन वांट्स जो है वो क्या है? अनलिमिटेड वांट्स हैं और इनका कोई एंड नहीं है। एक जब सेटिस्फाइड हो जाती है तो दूसरी ज़रूरत हमारी क्या हो जाती है? ग्रो अप हो जाती है। स्कैर्स मीन्स इन ज़रूरतों को, इन जो नीड्स हैं, जो भी आपके वांट्स हैं, इनको सेटिस्फाई करने के लिए जो साधन है हमारे पास वो क्या है? बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए उनकी क्या है? स्कैर्सिटी है, तंगी है। और थर्ड वन हो गया अल्टरनेटिव यूजेस। हर रिसोर्स के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस अवेलेबल हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी निकल कर आती है। अब आ जाइए फोर्थ डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन। ये क्या है? ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ डेफिनेशन आपको पॉल ए सैमुएल्सन ने दी थी और इनके हिसाब से क्या था? इट इज़ अ स्टडी ऑफ how people and society end up choosing with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in the future among various person and group in the society। ठीक है, अब इन्होंने तो मतलब इकोनॉमिक्स की सबसे ब्रॉड एस्पेक्ट में डेफिनेशन दे दी। वो क्या था कि भाई इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी वो स्टडी है। इन्होंने पिछली 2 डेफिनेशंस को कंबाइन करके ये डेफिनेशन अपनी बनाई, जिसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स वो स्टडी है जिसमें हम लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, वो उस बिहेवियर को जिसमें कि वो अपनी कभी ना ख़त्म होने वाली ज़रूरतों को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ
कंप्लीट करते हैं और इन रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो आज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए फ्यूचर के लिए भी हमारे पास रह सकें, ठीक है। और पूरे ग्रुप या पूरे सोसाइटी के हिसाब से ये रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ऑल इन ऑल ये जो चारों हमने बेसिस पर स्टडी जो की इकोनॉमिक्स की, इन सब के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो ऐसी स्टडी है जहाँ पर देखो चारों ही जो डेफिनेशन है उसमें कुछ कॉमन चीज़ें निकल कर आई हैं। फर्स्ट वन क्या है कि यहाँ पर स्टडी ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज हम करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ उनके अल्टरनेटिव यूजेस की स्टडी करते हैं हम, अनलिमिटेड वांट्स की स्टडी करते हैं हम, और उन रिसोर्सेज का बेस्ट एलोकेशन कैसे पॉसिबल हो सके इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं हम, किस में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये चारों डेफिनेशन के हिसाब से यही कंक्लूजन निकलता है कि इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जहाँ पर हम अपनी बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जो किसी भी इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करते हुए अपने अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के बेस्ट पॉसिबल यूजेज को ढूंढते हैं जहाँ से हम अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अटेन कर सकें, ठीक है। That's all for today's class. I hope you would like the class. Thank you and have a nice day.